बीकॉम सेकंड ईयर पेपर है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। आज की कक्षा का टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक एवं साख नियमन, आरबीआई एंड क्रेडिट रेगुलेशन। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के बारे में छात्रों हमने पढ़ा और उसमें दो महत्वपूर्ण कार्य आरबीआई के हमने देखे। एक था नोट निर्गमन, नोट इश्यू, दूसरा था साख का नियंत्रण या साख का नियमन। आज जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है आरबीआई एंड क्रेडिट रेगुलेशन, साख नियमन। देश में मौद्रिक व्यवस्था का संपूर्ण दारोमदार रिजर्व बैंक के पास होता है और मांग के अनुरूप देश में मुद्रा व्यवस्था करता है। देश में जब मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है और स्फीतिकारी स्थितियां उत्पन्न होने लगती है तो साख का नियंत्रण करके, उसका नियमन करके उसकी मौद्रिक व्यवस्था को ठीक करता है। तो किस प्रकार आरबीआई अपने साख नियंत्रण के का प्रयोग करता है, कौन कौन से उपकरण साख नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। आइए पहले हम देखते हैं साख नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कौन कौन से हैं। मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्वांटिटेटिव मेथड्स, दूसरा क्वालिटेटिव मेथड्स, यानी परिमाणात्मक पद्धतियां और दूसरा गुणात्मक पद्धतियां। परिमाणात्मक पद्धतियां या क्वांटिटेटिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिनका परिमाणात्मक परिणाम जो है प्राप्त होता है, यानी संख्यात्मक परिणाम जो है प्राप्त होता है। यानी जब रिजर्व बैंक इन उपायों को अपनाता है तो संख्यात्मक परिणाम सामने आते हैं और प्रत्यक्ष परिणाम भी सामने आते हैं। इसमें सबसे पहले बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट वह दर होती है जिन पर व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के द्वारा उधार दिया जाता है। इस दर में परिवर्तन करने पर व्यापारिक बैंक भी मजबूर हो जाते हैं अपनी ब्याज दरों में परिवर्तन करने के लिए। जब देश में मुद्रा की मात्रा को कम करना होता है तो बैंक रेट बढ़ा दी जाती है, यानी अधिक महंगे दर पर केंद्रीय बैंक के द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को उधार दिया जाता है और परिणाम ये होता है कि व्यापारिक बैंकों की ब्याज दरें भी बढ़ जाती है और देश में साख की मात्रा कम हो जाती है। जब साख की मात्रा का विस्तार करना होता है तो केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए बैंक रेट के दर में कमी कर दी जाती है और ब्याज दरों में भी उसी अनुरूप कमी हो जाती है। वर्तमान में बैंक रेट पॉलिसी के साथ साथ रेपो रेट की नीति भी लागू हो चुकी है रिजर्व बैंक के द्वारा और एक रिवर्स रेपो रेट भी लागू हो चुकी है। ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट डेली बेसिस पर, दैनिक आधार पर निर्धारित की जाती है और रेपो रेट को बढ़ा करके साख की मात्रा को कम किया जाता है, रेपो रेट को घटा करके साख की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो वर्तमान में बैंक रेट पॉलिसी के अंतर्गत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की नीति भी लागू हो गई है। रिजर्व बैंक के द्वारा लागू करके बहुत ही अभिनव तरीके से साख नियंत्रण का कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। दूसरी पद्धति है ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, खुले बाजार की क्रियाएं। यानी केंद्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाओं में विचरण कर मार्केट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है। जब उसे साख की मात्रा को कम करना होता है, जब साख की मात्रा को बढ़ाना होता है तो ओपन मार्केट में अपनी प्रतिभूतियों को, परचेज की हुई प्रतिभूतियों को सेल कर देता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक के इन्वॉल्वमेंट से, ओपन मार्केट में इन्वॉल्वमेंट से या व्यापारिक बैंकों को निर्देश प्रदान करता है सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए और व्यापारिक बैंकों द्वारा जो है वो आरबीआई के निर्देशानुसार ओपन मार्केट से सिक्योरिटीज को परचेज करना होता है या ओपन मार्केट पे सिक्योरिटीज को सेल करने की छूट आरबीआई के द्वारा प्रदान कर दी जाती है। अतः ओपन मार्केट ऑपरेशंस के आधार पर, खुले बाजार की क्रियाओं के आधार पर रिजर्व बैंक जो है वो साख का नियमन करता है, साख का नियंत्रण करता है। इस तरह से सीआरआर में चेंज कर देता है। सीआरआर वो राशि होती है जो अनिवार्यतः व्यापारिक बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक में अपनी जमाओं को जमा करा करके मेंटेन करनी होती है। नकद कोषानुपात वो मात्रा होती है जो केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक में बैंक के अंतर्गत व्यापारी बैंकों द्वारा जमाओं का उतना हिस्सा जमा कराना आवश्यक होता है। ये कैश रिजर्व होता है जो रिजर्व बैंक के द्वारा रखा जाता है व्यापारी बैंकों की जमाओं का। इसकी मात्रा में बढ़ा करके कैश रेशियो अगर बढ़ा दिया जाता है, सीआरआर अगर बढ़ जाता है तो साख की मात्रा कम हो जाती है। जब साख की मात्रा
बढ़ानी होती है तो कैश रेशियो को कम कर दिया जाता है। तो सीआरआर में बदलाव ला करके भी इसमें साख का नियमन किया जाता है। आमतौर पर रिजर्व बैंक एक्ट के अनुसार 5 से लेकर के 15% के बीच में कैश रिजर्व रेशियो रिजर्व बैंक के द्वारा रखा जाता है। इस तरह से स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरल कोषानुपात, ये कोषानुपात होता है जो हर व्यापारिक बैंक को अपनी डे टू डे मांग पूरी करने के लिए नकद रूप में अपने बैंक में जमा रखना आवश्यक होता है, जिसका यानी उस राशि को उधार नहीं दे सकता है। तो इस ये जो रेशियो है नकद कोष तरलता अनुपात को, इस तरलता अनुपात की मात्रा को बढ़ा करके साख की मात्रा को कम किया जा सकता है, इस मात्रा को घटा करके साख की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। और आमतौर पर ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 20 से 40% के बीच ये रेशियो रखा गया है। वर्तमान में 30 से 35% के आसपास स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो रखा हुआ है। इस तरह से क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंतर्गत बैंक रेट पॉलिसी को अपनाया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस पॉलिसी को अपनाया जाता है, कैश रिजर्व रेशियो में चेंजेस किया जाता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो में चेंजेस किया जाता है। इस तरह से ये जो चारों पद्धति उपाय हैं, चाहे वो बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, कैश रिजर्व रेशियो है, स्टेटरी रिजर्व रेशियो है, इन चारों का मिला जुला उपयोग केंद्रीय बैंक के द्वारा या रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। यानी बैंक रेट में भी थोड़ा बदलाव करते हैं, थोड़ा ओपन मार्केट ऑपरेशंस का भी उपयोग करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो में भी बदलाव किया जाता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो में बदलाव किया जाता है। इस तरह से अगर साख की मात्रा जब देश में कम करनी होती है, मूल्य स्तर अधिक बढ़ने लग रहे होते हैं, उन पर रोक लगानी होती है, तो बैंक रेट भी थोड़ी बढ़ा दी जाती है। प्रतिभूतियों का को भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस में प्रतिभूतियां क्रय करने के लिए भी निर्देश दिए जाते हैं। सीआरआर की वृद्धि भी कर दी जाती है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो को भी बढ़ा दिया जाता है। जब देश में रिजर्व बैंक को लगता है कि साख की मात्रा बढ़ानी है, यानी क्रेडिट की डिमांड है, तब बैंक रेट को भी थोड़ा कम कर दिया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में प्रतिभूतियों को विक्रय किया जाता है, कैश रिजर्व रेशियो को कम किया जाता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम किया जाता है। इस प्रकार क्वांटिटेटिव मेथड्स के चारों उपायों का रिजर्व बैंक के द्वारा समेकित रूप से, संतुलित रूप से एक साथ प्रयोग किया जाता है। अगर इन क्वांटिटेटिव मेथड्स के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि साख की मात्रा को रेगुलेट करने के लिए और भी उपायों की आवश्यकता होती है, तो आरबीआई जो है वो गुणात्मक उपाय करता है। इसका सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रभाव इनका जरूर पड़ता है। जैसे राशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी किसी खास तरह की साख की राशनिंग कर देते हैं, यानी मात्रा निर्धारित कर दी जाती है कि इससे ज्यादा साख प्रदान नहीं की जाएगी, कृषि क्षेत्र में से ज्यादा साख नहीं प्रदान की जाएगी, उद्योग क्षेत्र में से ज्यादा साख प्रदान नहीं की जाएगी। इस तरह से राशनिंग मात्रा निर्धारित कर दी जाती है, उस मात्रा से ज्यादा साख देने पर व्यापारिक बैंकों को रोक लगा दी जाती है। इसे कहा जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो इसका एक अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, और एक जिस ब्रांच में, शाखा विशेष में साख की मात्रा को कम करना है, वहां पर साख की मात्रा कम हो जाती है, साख की मात्रा को बढ़ाना है तो साख की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। एक और रिजर्व बैंक के पास अधिकार होता है डायरेक्ट एक्शन का, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई का। अगर कोई व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के निर्देशों को नहीं मानता है, तो उस पर प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का अधिकार भी रिजर्व बैंक को मिलता है। उसके लाइसेंस को निलंबित करना, निरस्त करना, पेनल्टी लगाना इत्यादि सारे डायरेक्ट एक्शन के राइट्स जो है वो आरबीआई को प्राप्त होते हैं। डायरेक्ट एक्शन से पहले रिजर्व बैंक के द्वारा मोरल प्रोसिक्यूशन की पॉलिसी भी अपनाई जाती है, यानी व्यापारिक बैंकों को पत्र लिख करके उन्हें नैतिक रूप से देश के हित के लिए तैयार करते हैं, तैयार किया जाता है, पब्लिसिटी की जाती है, प्रचार किया जाता है कि साख की मात्रा कम करें, व्यापारिक बैंक जो है आवश्यकता अनुसार ही साख दे, या साख की मात्रा को बढ़ाने के लिए व्यापारिक बैंकों से निवेदन किया जाता है, पब्लिसिटी के लिए पब्लिसिटी की जाती है। एक तरह से इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है कि आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है, और बैंकर्स बैंक होने के कारण आरबीआई का द्वारा की गई अपील व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाती है, और एक मॉरल प्रोसिक्यूशन या नैतिक दबाव की पद्धति भी आरबीआई के द्वारा अपनाई जाती है।
सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड भी काम में लिया जाता है कि कुछ क्षेत्रों में जहां पर साख की मात्रा बढ़ानी है, उस साख की मात्रा को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं। जिस क्षेत्र में साख की मात्रा को कम करनी है, वहां साख की मात्रा को कम करने के उपाय किए जाते हैं। इस तरह से सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मेथड भी काम में लिया जाता है। फिक्सिंग ऑफ मार्जिन, कई बार साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए मार्जिन फिक्स कर देती है। मार्जिन वो राशि होती है जो जो एक ऋण दिए जाने वाले ऋण की मात्रा और धरोहर में रखी जाने वाली संपत्ति की के मूल्य का अंतर जो है वो मार्जिन कहलाता है। तो इस मार्जिन का फिक्स कर लिया जाता है कि भाई इतने परसेंट मार्जिन जरूरी होगा। जैसे व्यक्तिगत लोन में 25% मार्जिन जरूरी होता है, दीर्घकालीन लोन में 15% मार्जिन जरूरी होता है, कृषि ऋण में जो है 20% मार्जिन जरूरी होता है। इस तरह से मार्जिन फिक्स कर दिया जाता है। इस मार्जिन की मात्रा को बढ़ा करके घटा करके साख की मात्रा का निर्धारण भी किया जाता है। इसके अलावा ऋण देने पर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, यानी 2 माह के लिए प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण नहीं प्रदान किया जाएगा, या 2 माह के लिए उद्योगों को ऋण नहीं प्रदान किए जाएंगे, या इन क्षेत्रों में इस मात्रा से ज्यादा ऋण प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा करके भी साख की मात्रा का नियमन किया जाता है। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की पद्धति भी अपनाई जाती है। विभेदीकृत ब्याज दर की पद्धति अपनाई जाती है। जहां पर साख की मात्रा को कम करना होता है वहां ब्याज दर बढ़ा दी जाती है, जहां साख की मात्रा को बढ़ाना होता है वहां ब्याज दर को कम किया जाता है। यानी रिजर्व बैंक के द्वारा विभेदीकृत ब्याज दर की पद्धति भी अपनाई जाती है। आयात निर्यात के संबंध में प्री इम्पोर्ट डिपॉजिट का नियम भी लागू कर दिया जाता है, यानी आयात लाइसेंस देने से पहले उसका जो मूल्य है वो पहले ही प्राप्त कर लिया जाता है, ताकि साख नियंत्रण का उपाय को अपनाया जा सके। क्रेडिट की लिमिट भी फिक्स कर दी जाती है कि भाई इस काम में इससे ज़्यादा की क्रेडिट नहीं दी जाएगी, इस कार्य के लिए इससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं दी जाएगी, सीमा भी निर्धारित कर दी जाती है। इस तरह से क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड को काम में लेते हुए रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण का उपाय किया जाता है। क्वांटिटेटिव मेथड में 5 प्रमुख मेथड है जिसमें ये मेथड डायरेक्ट एक्शन मेथड के होते हैं, जैसे बैंक रेट पॉलिसी में बदलाव लाना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बदलाव लाना, कैश रिजर्व रेशियो में बदलाव लाना, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो में परिवर्तन लाना। इस तरह से क्वालिटेटिव मेथड जो अप्रत्यक्ष मेथड होते हैं उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, लेकिन जैसे साख की राशनिंग करना, प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा व्यापारिक बैंकों को पर दबाव बनाना, नैतिक दबाव और प्रचार के माध्यम से व्यापारिक बैंकों को अपील करके साख को नियंत्रित करने के लिए अपील करना, चयनात्मक साख पद्धति का अपनाया जाना, मार्जिन का फिक्सेशन करना, ऋण की मात्रा में को प्रतिबंधित करना, विभेदीकृत ब्याज दर अपनाना, प्री इम्पोर्ट डिपॉजिट लगाना और क्रेडिट की लिमिट को फिक्स करना, जैसे कई उपाय हैं जो क्वालिटेटिव मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। रिजर्व बैंक के द्वारा क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड दोनों का मिला जुला प्रयोग किया जाता है। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं साख नियंत्रण करना रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है, और एक अर्थव्यवस्था को नियमित करने के लिए, उसे गति प्रदान करने के लिए, मुद्रास्फीति से बचाने के लिए, उसके उच्चावचनों से रोकने के लिए साख नियंत्रण को उपकरण के रूप में केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक के द्वारा उपयोग किया जाता है। और क्वांटिटेटिव मेथड्स के 5 उपाय और क्वालिटेटिव मेथड्स के उपाय, यानी रिजर्व बैंक के द्वारा दोनों उपायों को एक साथ प्रयोग करके, मिला जुला प्रयोग करके साख नियंत्रण के, साख के नियमन का प्रयास रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। यह था आरबीआई के द्वारा किया गया क्रेडिट रेगुलेशन आज की कक्षा का विषय। थैंक यू वेरी मच।